नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावाने। आज के दिन की शुरुआत आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडियाज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB इम्पैक्ट एविएशन सेफ्टी। डिस्कस। प्रश्न यह है कि कैसे ये जो AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है ये स्वतंत्र नहीं है, इसकी वजह से हमारे देश में एविएशन सेफ्टी जो है इस पर इसका क्या प्रभाव होता है, कैसे ये लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एविएशन सेफ्टी को प्रभावित करता है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 के साथ साथ जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है। गवर्नेंस, एविएशन सेफ्टी एंड द थर्ड थिंग इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो समझ लीजिए कि 3 टॉपिक्स हैं और 2 पेपर्स को टच करने वाला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। रही बात AAIB की, आप में से जिन लोगों ने अजय देवगन और अमिताभ बच्चन साहब की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है रनवे 34, अगर ये देखी है तो आपको AAIB के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होगी। ये जो फिल्म है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन भी है जब जो बोमन ईरानी, उनको इस फिल्म में यह दिखाया गया कि ही इज द ओनर ऑफ एन एयरलाइन, और उनकी एयरलाइन स्काईलाइन एयरलाइन शायद उनका नाम होता है इस फिल्म में। स्काईलाइन एयरलाइन उनकी कंपनी होती है और उसका मर्जर एक दूसरी कंपनी के साथ होने वाला होता है। और जब इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होने वाली होती है तो एक रेस्टोरेंट में ये बोमन ईरानी और फिर एक दूसरी जो एयरलाइन की कंपनी है तो उसकी एक मालकिन होती है, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है। और मीटिंग के दौरान ये जो बोमन ईरानी है वो कहते हैं उस महिला को कि भाई आपके जो चाचा है ही इज़ सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो आप कुछ भी करके अमिताभ बच्चन जो है ही इज़ द मेन इन्वेस्टिगेटर ऑफ दिस AAIB, तो इनको हटा दीजिए। ऐसी एक 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 छोटा सा सीन होता है ना। द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन डिटेल इज बिकॉज हमारे देश में क्या है कि ये जो AAIB है ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इसको समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन MOCA में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है देखिए। एयरलाइंस को सुपरवाइज करने का काम भी MOCA करता है, और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो इसको इन्वेस्टिगेट करने का काम AAIB के द्वारा किया जाता है, बट इट इज ऑल्सो वर्किंग अंडर MOCA। MOCA का ही एक डिपार्टमेंट है ये AAIB। DGCA जो है वो भी MOCA के तहत ही काम करता है। तो सुपरविजन का काम और इन्वेस्टिगेशन का काम एक ही मंत्रालय करता है। यहां पर AAIB का इंडिपेंडेंस चला जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पॉलिटिकल बॉसेस जो कहेंगे वही चीज आपको करनी पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो फिर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। ये कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ सॉलिड रीजंस है जिसकी वजह से AAIB इंडिपेंडेंट नहीं है, और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है इसकी वजह से कहीं ना कहीं एविएशन सेफ्टी जो है वो भी अंडरमाइन हो जाती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ है इट हाईलाइट्स गैप्स इन इंडियाज एविएशन सेफ्टी फ्रेमवर्क। प्रॉब्लम यह है कि जब एविएशन सेक्टर की बात आती है तो बहुत ही हम गर्व से यह कहते हैं कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट अगर कहीं पर है तो दैट इज इन आवर कंट्री इंडिया। लेकिन ये जो ग्रोथ और हमारी जो सेफ्टी को लेकर नीतियां हैं इनके बीच में एक बहुत बड़ा मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र में यह चीज हमें देखने को मिल रही है, और आज भी यही चीज एविएशन सेक्टर में भी हमें देखने को मिल रही है कि वी आर वेरी वेरी रिएक्टिव। हम आज भी
फायर फाइटिंग मोड पर ही है। फायर फाइटिंग का मतलब ये रहता है कि जब कोई नुकसान हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद चीजों को चेंज करते हैं। वी शुड बी मोर प्रोएक्टिव। ये इस प्रकार के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, इस प्रकार के रिस्क्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें उस प्रकार की नीतियां चाहिए, उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो इंडिपेंडेंटली काम करें। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी नीड्स ए कंप्लीट रिवैम्प टू प्रायोरिटाइज सेफ्टी। इसमें बहुत बड़े जबरदस्त बदलावों की जरूरत है। जो भी एनसीएपी में नए चेंजेस आए, उन सारे के सारे चेंजेस में सेफ्टी जो है ये टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। एक तरफ हम ग्लोबल एविएशन लीडरशिप का ताज पहनना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारी पॉलिसीज जो हैं वो चीजों को मैच नहीं कर रही हैं। इससे पहले 1997 में एक एयर मार्शल सेठ कमेटी थी। इस एयर मार्शल सेठ कमेटी का जो रिपोर्ट है, इसको आज तक का सबसे ऑनेस्ट रिपोर्ट माना जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हाईलाइट की गई कि कैसे ओवरसाइट जो है वो काफी फ्रेगमेंटेड हैं, स्वतंत्रता नहीं है इंस्टीट्यूशंस की। ये सारी चीजें जब हाईलाइट की गई तो इन सारी चीजों का हुआ क्या, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कारपेट के नीचे चली गई। जो प्रॉब्लम्स 1997 में ये सेट कमिटी, एयर मार्शल सेट कमिटी ने रेकमेंड किए थे, जो चीजें उन्होंने हाईलाइट की थी, आज भी वही सारी सिस्टमेटिक फ्लोज जो है, वही सारी अनरिजोल्व सिस्टमेटिक फ्लोज जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आज भी रिफॉर्म्स इनकम्प्लीट है। अब AAIB की जो फाइंडिंग्स है, इसका जनरली दुरुपयोग कैसे होता है पता है? लीगल प्रोसीडिंग में इसका उपयोग होता है। वरना AAIB का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि एग्जैक्टली क्या क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए। और AAIB का जो AAIB की जो फाइंडिंग्स होती हैं, उसका मेन काम ये होता है कि फ्यूचर में इस प्रकार की चीजें रिपीट ना हो। मेन पर्पस ही यही है कि फ्यूचर के एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट करें। AAIB का जो मेन काम है, इट इज नॉट अबाउट असाइनिंग ब्लेम, कि किसकी वजह से ये चीजें हुई है, क्यों ये चीजें हुई, कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हम कर सकते हैं। इन चीजों के लिए AAIB जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहां पर क्या होता है, AAIB ने जो भी चीजें फाइंड की तो फिर इसका इस्तेमाल लीगल प्रोसीडिंग में किया जाता है। और ज्यादातर केसेस में स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा जो है वो पायलट को बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार पायलट पर सारी चीजें डाल दें तो फिर आपकी जो पूरी लीगल बैटल है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी। राइट, इंश्योरेंस की प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगी, पायलट का जो भी होना हो। इनफैक्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर पायलट्स। अगर कोई ऐसी उनसे नेग्लिजेंस हुए, फॉर एग्जांपल किसी पायलट ने शराब पीकर अगर प्लेन उड़ाया है, तो दैट्स डेफिनेटली उस पायलट का कसूर है, तो उस पर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वरना बाकी सारा ब्लेम पायलट पर डाल दिया जाता है, तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एनकरेजिंग एट ऑल। Accident investigations often protect institutions, not the people they serve. This is a very sad reality. और ये सारे लीवर, सारे बटन्स जो हैं वो किसके पास हैं? मोका के पास, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास है। एयरलाइंस जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बचाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो एक विश्वास है, जो एक फेथ है, जो ट्रस्ट है, ये टूट जाता है। डेटा छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक 2022 की ऐसी बात है कि बताया गया कि भाई कोई भी क्रैश जो है वो नहीं हुए थे। राइट, एक जीरो फेटल एक्सीडेंट रिपोर्टेड ICAO में किया गया था कि हमने किसी प्रकार के एक्सीडेंट नहीं हुए थे। लेकिन उसमें जो काजीकोड़ा में क्रैश हुआ था जिसमें 21 लोगों की जान गई थी, 21 लोगों की जान चली गई थी, तो ये चीज उसमें मेंशन ही नहीं की गई थी। सो रिफॉर्म्स आर नीडेड टू एंश्योर इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? अब सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो AAIB जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को नहीं, लेकिन डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट करें, तो इससे ये काफी स्वतंत्र हो जाएगा। दूसरी चीज है,
आप किसी भी प्रकार की कोई पैरेलल कमिटीज जो हैं नहीं बनाएंगे। पैरेलल कमिटी से क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडरमाइन हो जाती है। AAIB कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर आपने कुछ लोगों को मिलाकर कोई और एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, मींस इसी विषय पर एक और इंडिपेंडेंट कमिटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दिस विल नॉट हेल्प। और AAIB की जो फाइंडिंग्स हैं इनका कोर्ट में मिसयूज ना हो, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। वी नीड टू वैल्यू ट्रूथ, वी नीड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट बिल्ड करना है इंटीग्रिटी से, साइलेंस से नहीं। ये कुछ जब हम स्टेप्स उठाएंगे तब जाकर चीजों में एक जबरदस्त बदलाव हमें देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, राइट। हाउ कैन इंडिया प्रोटेक्ट इट्स कोस्ट लाइन फ्रॉम मेजर पीस टाइम मैरीटाइम एक्सीडेंट्स? डिस्कस, अभी कुछ समय पहले ही हमने इस विषय पर डिस्कशन की थी। एक और नया इंसिडेंट हुआ है, इस बार एक मर्चेंट वेसल है जिसका नाम है वैन हाई 503। और ये वाला जो विषय है दोस्तों, ये आपके GS पेपर 3 में आप देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, मेरी टाइम सिक्योरिटी है, तो GS पेपर 3 के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है। अब हमारी जो कोस्ट है, दे आर वल्नरेबल टू पीस टाइम मैरीटाइम एक्सीडेंट्स। जैसे ये वाला जो लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ है MV वैन हाई 503 का, और इससे पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था, तो इसमें भी हमने देखा ना कि कैसे कैल्शियम कार्बाइड और रबर सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डूब गई, ये कुछ कंटेनर्स डूब गए थे। वो भी केरला के नज़दीक हुआ था, ये वाला इंसिडेंट जो है वो भी केरला के नज़दीक हुआ, और यहाँ पर आग लग गई, ऑयल स्पिल हुआ है। तो ये एक तो लॉस ऑफ कार्गो होता है, दूसरी चीज़ होती है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, डैमेज होता है। और ये MV वैन हाई 503 जो फायर है, तो ये केरला से आप समझ लीजिए कुछ 44 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ, और इसमें 140 से ज़्यादा कार्गोज ऐसे थे जिसमें हजार्डियस मटेरियल था। अब हमारे यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के साथ साथ नेवी ने मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को हैंडल कर लिया है, राइट। ये जो फायर है उसको कंट्रोल किया गया, फिर ये पूरी जो शिप है इसको टो करके, जैसे कोई गाड़ी बिगड़ जाती है और हम टो करके उसको ले जाते हैं ना, वैसे ही इसको टो करके एक सेफ जगह पर इस शिप को लेकर भी हम गए। और चैलेंजिंग हो गया था ये मिशन, क्योंकि अभी मानसून का समय है, तो सी वॉज ऑल्सो वेरी रफ। एक बार ये जो इसके साथ जो एक रॉप थी तो वो भी टूट गई, स्नैप हो गई, तो उसके बाद फिर एक नई स्टील की जो रॉप है उसके साथ इसको जोड़कर फिर इसको टो किया गया। अब ऑयल स्पिल्स जो होते हैं और गैस कैरियर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फिर इसको सारा कंट्रोल करना, और उसके बाद जो खर्च होता है और जो एनवायरमेंटल डैमेज है, फिर आपकी लीगल प्रोसीडिंग, तो ये लंबे समय तक चलने वाली एक प्रोसेस है। और कुछ जगहों पर हमने देखा भी था, इससे पहले की डिस्कशन में हमने ये भी चीज़ समझी थी कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, उनको उतनी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, और फिर फाइनली हमारे जैसे देश जो हैं उनको इस प्रकार की चीज़ों को और ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो ऑपरेशन में आ चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट विजिंगजाम। जो विजिंगजाम पोर्ट है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, आई एम श्योर वी विल हैव मोर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, तो ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये ट्रैफिक जितना बढ़ेगा उतने इस प्रकार के केसेस हमें देखने को मिलेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, नंबर 1। इसी के साथ साथ हमारा जो मैरीटाइम डिजास्टर को हैंडल करने की जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, उसको और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इसके जो प्रिपरेशन है, राइट, प्रिपेयर्डनेस जिसको कहते हैं, तो वी नीड टू बी टॉप नॉच, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने वाला है।
जितना ट्रेड बढ़ेगा, जितना ये ट्रांसशिपमेंट का ट्रैफिक बढ़ेगा, पोर्ट्स का ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उतना इस प्रकार के एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एज यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 3. राइट, दिस वन इज अबाउट ईरान वर्सेस इजराइल. ये जो टॉपिक है ये भी आप, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाउ डज इजराइल्स मिलिट्री स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ईरान इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया? डिस्कस. जनरल स्टडीज 2+3. तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये चीजें जो हैं वो कवर होती हैं. इजराइल की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें एक जबरदस्त शिफ्ट हमें देखने को मिला है. राइट, ईरान का हमेशा से सपोर्ट रहा है हमास को, और अब इजराइल ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया. इजराइल ने ईरान की कुछ ऐसी प्राइम लोकेशंस जो हैं उन पर अटैक कर दिया. इजराइल ने कहा दिस इज लाइक प्रीएम्प्टिव एक्शन. प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है कि भाई यहां से हमें खतरा है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश का एग्जाम्पल लेंगे तो आप इसको प्रीएम्प्टिव जो है इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. प्रीएम्प्टिव कहता है ना, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, प्रीएम्प्टिव एक्शन. तो इसका मतलब यह रहता है कि मान लीजिए एलओसी के उस पार कुछ ऐसे टेरर लॉन्च पैड्स हैं. अब ये लॉन्च पैड से भारत को ये इंटेलिजेंस मिलती है कि यहां से कोई 10 आतंकवादी जो हैं वो हमारे देश में आकर अटैक करने वाले हैं. तो वी विल नॉट वेट कि वो एलओसी को क्रॉस करें. व्हाट विल डू, जैसे ही हमें इंटेल मिलेगी हम जाकर उस लॉन्च पैड को उड़ा देंगे. दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. कि आप पर अटैक हो उससे पहले आप कोई स्ट्राइक कर लेते हैं. राइट, अब ये बताया जा रहा है कि ये जो इजराइल की डिफेंस पॉलिसी में एक शिफ्ट आया है, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो की है ईरान में, तो इसकी वजह से पूरा वेस्ट एशिया जो है वो टेंशन में आ सकता है. इजराइल ने कुछ ईरानियन न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स जो हैं उन पर कुछ स्ट्राइक्स कंडक्ट की है. इन 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 लोकेशंस को भी हम देखेंगे मैप के माध्यम से. इसी के साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि 9 जितने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनको भी मार गिराया है. तो यहां पर आप देख सकते हैं, थैंक्स टू बीबीसी फॉर दिस इंफोग्राफिक. ये एक लेटेस्ट इंफोग्राफिक है. तो यहां पर देखिए कुछ रिसर्च फैसिलिटीज जो हैं तो उनको ग्रीन में दिखाया गया है. न्यूक्लियर पावर प्लांट दे आर इन रेड. यूरेनियम माइन जो है दे आर इन दिस sort of sky blue color. Uranium conversion plant is in yellow. Uranium enrichment plant जो है it is in purple. And undeclared nuclear activities जो है that is in black. अब एक के बाद एक चीज़ों को देखते हैं. रिसर्च फैसिलिटीज की बात करें तो देखिए मोनाब, तेहरान और यहाँ पर हैं खोंदाब. तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज देखने को मिलती है. तो ये बाय द वे ईरान का मैप है, एज यू कैन अंडरस्टैंड. न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये है बुशेहर. लेकिन जो डेंजरस है दैट इज दिस यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट. तो ये एक है इस्फाहान. फिर ये एनरिचमेंट प्लांट जो है ये पर्पल में जो है फोर्डो और नातांज. तो ये 2 ऐसी जगह है, ये 3 पर्टिकुलरली ऐसी जगह है, नातांज, फोर्डो और इस्फाहान. ये फैसिलिटीज को इजराइल ने टारगेट किया है. जैसे मैंने आपको बताया 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनको भी मार डाला इजराइल ने. ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला. और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम बीबीसी. थैंक्स टू बीबीसी फॉर दिस इंफोग्राफिक. राइट, ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट है 13 जून का ये इंफोग्राफिक है. तो मल्टीपल टेरर स्ट्राइक्स की तेहरान में, और इसी के साथ साथ जो नातांज है तो ईरान का जो मेन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है उसको भी टारगेट किया गया है. और यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज इजराइल हियर. तो यहाँ से इजराइल ने ये अटैक किया है. राइट, बीच में पूरा एक बहुत बड़ा देश है. दिस इज जॉर्डन हियर. फिर यहाँ पर इराक आता है. तो ये सारी चीज़ों को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गया इजराइल. देखिए इसको और अच्छे तरीके से. ओके, अब ये चीज़ की वजह से क्या हुआ है, ईरान ने रिटालिएट किया. आपने कुछ ऐसे वो देखे होंगे, कुछ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे कि जहाँ पर एक
ये ईरान जो है तो उनका एक ड्रोन था, तो इस ड्रोन को कैसे मिसाइल के माध्यम से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल हुई है। सो दिस इंडिकेट्स कि एक वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक उसका एक नया फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है, और सबसे डेंजरस बात है कि ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। अब इससे पहले भी इजराइल ने काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट जो हैं उनका असैसिनेशन किया, इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाए गए ईरान पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद नहीं कर पाई दुनिया। क्योंकि एक बात हमें ईरान की समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज कि जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात आती है तो ये देश आत्मनिर्भर है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन के इनको बंद करना नियरली इम्पॉसिबल सा हो चुका है। दूसरी चीज, बहुत सारी इनकी फैसिलिटीज जो हैं ये डीप अंडरग्राउंड है, तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास होने चाहिए बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब्स, और ये बॉम्ब्स जो हैं वो यूएसए के पास है। अभी यूएसए ने इस प्रकार के बॉम्ब्स इजराइल को नहीं दिए हैं, राइट। एयर स्ट्राइक जो की है तो इसकी वजह से ये भी होगा कि अब ईरान के कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी जो वहाँ की सरकार है, जो रेजीम है, उस रेजीम को, उस ईरान की रेजीम से ईरान के ही कुछ लोग जो हैं दे आर नॉट हैप्पी, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। वो कहते हैं कि आपकी वजह से हमें इतनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वी हैव बिन फेसिंग सैंक्शंस, और इकोनॉमी की हालत ख़राब है, फ्यूचर अच्छा नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ईरान की जो रेजीम है ये मिलिट्री वाइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर है, वीक है, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी रेजिलियंट है। जब इस प्रकार की एयर स्ट्राइक होती है तो काफ़ी सारे सिविलियंस जो हैं कोलेट्रल डैमेज होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, और इसकी वजह से फिर ये रेजिम कहती है कि देखिए दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग, हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल का अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहेगी, हमने कुछ नहीं किया फिर भी वो हमारे ऊपर ये कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ की रेजिम को और ज़्यादा ताकत मिलती है। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हार्म्स बोथ इजराइल एंड ईरान, इकोनॉमिकली और मिलिटरली। ये दोनों देश जो हैं उन पर इंपैक्ट, और इसी के साथ साथ पूरे क्षेत्र पर भी इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। ईरान इंटरनल फैक्शंस डिबेट न्यूक्लियर एम्बिशंस एमिड एक्सटर्नल प्रेशर्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ की सरकार यही कहेगी कि देखिए ये बाहर से हमें खतरा होगा, तो ये खतरा अगर हमें मिटिगेट करना है तो एक ही इंश्योरेंस है, एंड दैट इज न्यूक्स। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, देन दिस विल एक्ट एज एन इंश्योरेंस। हमें यूएस से इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा एक बार हमारे पास ये वेपन्स आ गए तो। अब ये जो अटैक किया है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है इजराइल ने, इसकी वजह से जो न्यूक्लियर डील JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील, या फिर अभी जो ये यूएसए की सरकार ने, फिर से ट्रम्प सरकार ने कहा कि वी वांट टू टॉक विथ ईरान एंड थिंग्स, तो जो बातचीत अभी स्टार्ट हुई थी तो ये फिर से ये ऑफ ट्रैक हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो NPT है इसमें से भी ईरान कह सकता है कि वी विल नॉट फॉलो NPT रूल्स एंड रेगुलेशंस एनीमोर। एक तरफ IAEA जो है उसका कहना यह है कि ये जो ईरान है उनके पास अब बॉम्ब बनाने की क्षमता आ गई थी, और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने फिर ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी जो है उसको फॉलो किया है। अब आगे ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व हो सकता है, एक जो इसका सॉल्यूशन है दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन फिर अब स्ट्राइक हो चुकी है, ईरान भी अब स्ट्राइक कर रहा है, लगभग 3-4 दिनों से ये इश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मीन्स एक और फ्रंट जो है वो इजराइल के लिए खुल गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। Right, moving on to next topic. This one is about census. How does the census impact delimitation and representation in India? Discuss. ये आपके पेपर 2 के साथ जुड़ी हुई बात है, राइट। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए पॉलिटी, फिर रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, विमेंस रिजर्वेशन, ये सारे इश्यूज़ को, सारे टॉपिक्स को टच करने वाला ये विषय है। सेंसस 2027, इस पर वैसे हमने इससे पहले भी काफ़ी सारी डिस्कशन की है, तो आई विल बी वेरी क्विक हियर। एक तो चीज़ आपको पता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट होगी कि डिलिमिटेशन अगर होगा तो फिर सीट्स सदर्न स्टेट्स की जाएगी या फिर नहीं जाएगी।
जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो उस हिसाब से उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। डिस्कशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा, राइट। और महिलाओं का रिजर्वेशन जो है वो भी एक विषय इसमें ऐड होता है, राइट। 1/3 जो सीट रिजर्व रखनी है महिलाओं के लिए, तो नया अब ये सेंसस आएगा, नए आंकड़े आएंगे, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है पब्लिक डिबेट, राइट। पब्लिक डिबेट, डिस्कशन, सारी पार्टीज जो है वो अपने हित को छोड़कर देश के हित के, सारे राज्य और सारी पार्टीज जब देश के हित को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मैच्योर करने के हित को ध्यान में रखते हुए जब काम करेगी, तब जाकर इसका कोई हम एक प्रॉपर सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड यूएस। हाउ डू इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस इंपैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर? डिस्कस। इंटरनेशनल रिलेशन, ट्रेड डिप्लोमेसी, पेपर 2 पेपर 3 के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस जो हैं अब फाइनल स्टेजेस पर हैं। 9 जुलाई की जो एक फाइनल डेडलाइन है, तो उससे पहले एक डील क्रैक करनी है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया यूएसए के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस होंगे तो ये ग्लोबल ट्रेड के को भी एक प्रकार से प्रभावित करेंगे। भारत की कुछ प्रायोरिटीज़ है, जैसे भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी प्रकार की ऐसी गिव एंड टेक करना नहीं चाहता है। इसमें हमारा स्टैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और हमने कुछ कंसेशंस भी दिए, मोटरसाइकिल्स, बर्बन विस्की, ये सारी चीज़ों पर यूएसए का प्रेशर था, तो हमने कहा कि चलो गुडविल के तौर पर हम आपको ये कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम टैरिफ कम कर देंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में हम टैरिफ नहीं कम कर पाएंगे। यूएसए का कहना यह है कि आपके साथ हमारा 45 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, और ट्रम्प साहब जो है तो वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इस प्रकार की डील्स और ये सारी चीज़ें करते हैं। बट दे हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि भारत सिर्फ और सिर्फ उनका एक ट्रांजैक्शनल पार्टनर नहीं है, या फिर सिर्फ हम ट्रेड नहीं करते, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस जो है इट इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल रिलेशनशिप। हमारी ओवरऑल रिलेशनशिप जो है वो बिजनेस नहीं है। फिर मोदी साहब और ट्रंप साहब दोनों के कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है। जैसे मोदी साहब जो है वो, यानी कि हमारा देश जो है वो रूरल वोटर्स और रूरल जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, तो इनको प्रोटेक्ट करेगा। ट्रंप जो है वो क्या करेंगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो अपनी अपनी उनकी जो वोट बैंक है जिसमें वो बहुत अच्छी डील लेकर आते हैं, इस प्रकार की वो उनकी इमेज जो है, तो इसमें वो एक जिद पकड़ कर बैठेंगे। तो एक बहुत बड़ी डील ना हो तो भी चलेगा, दोनों को ऐसा लगे कि केक कट जो हुई है तो इसमें दोनों को इक्वल पार्ट्स मिले हैं। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे दोनों देशों के लोग जो है वो भी खुश हो जाएंगे, लीडरशिप भी ओके हो जाएगी, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं दे एक्सटेंड्स बियॉन्ड ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक, बियॉन्ड ट्रेड टू स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। तो इसमें डिफेंस पार्टनरशिप है, टेक पार्टनरशिप है, एनर्जी टाइज हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक ऑफ कोर्स। तो वी हैव टू कीप इन माइंड, और खास करके यूएसए को, कि आज जो भी आप इसमें क्रैक्स क्रिएट करेंगे तो ये क्रैक्स डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों पर भी देखने को मिलेगी, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन दोनों को मिलकर निकालना पड़ेगा। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये भी है इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। बहुत बड़ी डील नहीं चाहिए, ऐसा बहुत छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो भारत जो भी डील यूएसए के साथ करेगा तो यही डील जो है वो फिर दूसरे देशों के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन है और दूसरे ऐसे डेवलप देश हैं, तो उनके साथ जो हमारी डील होगी ना, उस पर भी इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो यही है, राइट। इसको बेसिकली इसका सॉल्यूशन यही है, स्टेप बाय स्टेप अगर दोनों आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर चीज़ें जो है वो दोनों देशों के रिलेशंस के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड पर भी इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।